हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं अभी। एक टॉपिक हमारा संविधान का विकास, दूसरा संविधान की विशेषताएं, तीसरा संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल। अब हम चौथे पर पहुंचते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचियां, जो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं वन बाई वन। हाँ, टोटल अनुसूची है कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी जब संविधान बना था, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में, मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका डिटेल, एरिया, इनके बारे में वर्णन है पहली अनुसूची में, याद रहेगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते, निम्न जो नीचे अधिकारी जो दिए गए हैं, उनके वेतन भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकार, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनके बारे में। कौन किस किस दूसरी अनुसूची में? राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का इनका वर्णन है, राज्य के राज्यपालों का है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा CAG। इसमें आपने देखा वो उपराष्ट्रपति का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते जो कुछ भी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के नाते मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसको वेतन भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकार मिलते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का नाम दूसरी अनुसूची में नहीं है। नाम किसका है? राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसका? केंद्र में जो मंत्री बनेगा, केंद्र में जो मंत्री बनेगा उनकी शपथ का उल्लेख है। राज्य में जो मंत्री बनेगा उनकी शपथ का उल्लेख है। संसद के सदस्य, जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी शपथ, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, इनकी शपथ का उल्लेख है। ओके, आते हैं चौथी अनुसूची में। क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, सीटों का आवंटन। किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, उनकी सीटों का वर्णन है चौथी अनुसूची में। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने मेंबर जाएंगे, बिहार से कितने जाएंगे, इन सब चीजों का वर्णन चौथी अनुसूची में है। याद रखिएगा, इनसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। आते हैं पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया हैं, जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये नागालैंड में, जो भी ट्राइबल एरिया मेजॉरिटी है, उनके बारे में पांचवी अनुसूची में डिटेल किया गया कि उनका प्रशासन कैसे होगा। छठवीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में वर्णन है। कौन कौन से 4 राज्य हैं इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा छठवीं अनुसूची में। ठीक है, पांचवी और छठवीं अनुसूची में अंतर आप देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक नाम दे दिए गए और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कर दिया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ओके, अगले में चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन यहां से आते हैं जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियों में शुरू में जो था, एक एक लाइन के क्वेश्चन उनसे हो सकते हैं, बट यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच में सब्जेक्ट्स का बंटवारा है। केंद्र क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, केंद्र किस चीज पर कानून बनाएगा, राज्य किस चीज पर कानून बनाएगा, और
दोनों किस चीज पर कानून बना सकते हैं, इन सब चीजों का वर्णन है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है और ये कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। अब सेंट्रल जो केंद्र की है, केंद्र की सूची में केंद्र जैसे विषय होंगे जो केंद्र सरकार हैंडल करती है। जैसे सेना किसके पास है, आर्मी नेवी एयरफोर्स केंद्र सरकार के पास है। विदेशी मामले, किसी दूसरे देश से, फॉरेन कंट्रीज से हमें नेगोशिएशन करना है, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार है, वो करेगी। युद्ध व शांति से जुड़े हुए मैटर, देश की प्रतिरक्षा डिफेंस के जो मैटर हैं वो कौन, केंद्र सरकार डील करेगी। रेल, क्योंकि ऑल इंडिया पूरे लेवल, पूरे देश में रेल का जाल बिछा हुआ है, तो एक एजेंसी करेगी तो बेटर तरीके से करेगी, तो रेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। बैंकिंग सिस्टम, ये भी पैन इंडिया पूरा सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम भी केंद्र के पास है। मुद्रा, अब पैसे ऐसे तो नहीं हो सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार की अलग करेंसी, बिहार की अलग करेंसी, हरियाणा की अलग करेंसी, नहीं हो सकती ना, तो मुद्रा भी केंद्र सरकार डील करेगी। और परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर पावर है, इस पर भी केंद्र सरकार। ये इंपॉर्टेंट दे दी, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। अब आ जाते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है, राज्य हैंडल करेगा। पुलिस राज्य का विषय है, ओके। जेल राज्य का विषय है। एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, ओके। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन, जो अभी मैंने बात की थी ना, हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, प्रधान, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सारे राज्य के सब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब जैसे स्वास्थ्य, ओवरऑल देखा जाएगा तो स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो कंकरेंट लिस्ट में भी है। चलिए कंकरेंट के इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड परिवार नियोजन, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 12th अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से ये सब्जेक्ट समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड परिवार नियोजन। शिक्षा में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। वन, जंगली जानवर, मतलब वन जीव और पक्षियों के बारे में संरक्षण, ठीक है, इसमें भी समवर्ती सूची में दोनों का ही। माप और तौल, विवाह व तलाक, ये आप याद करके रखिएगा। इसमें से ये वाला तो बहुत बार पूछा गया, शिक्षा बहुत बार पूछा गया। समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट है ना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कानूनों में यदि विरोधाभास है तो कौन सा कानून वैलिड रहेगा, केंद्र का, ठीक है। यदि दोनों के कानून में विरोधाभास है तो केंद्र का कानून वैलिड रहेगा, ओके। ये हो गई 7वीं अनुसूची। अब आते हैं 8वीं पर। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषाएं, मतलब हमारे देश में किस किस भाषा में कैसे काम होगा, तो भाषाओं का डिटेल है। संविधान द्वारा 14 भाषाएं थी स्टार्टिंग में, उसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, ठीक है, ये 14 भाषाएं, पढ़ लीजिए इसको। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो हो गई फिर 15 21वें के बाद। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी जोड़ लिया गया, ठीक है। और फाइनली 92वें संविधान संशोधन से 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ लिया गया। और आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। एक बार क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है कि नहीं है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सारा काम तो हमारे यहाँ अंग्रेजी में होता है, कंफ्यूज हो गए। बट अंग्रेजी, इंग्लिश 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में नहीं है, ठीक है। इंग्लिश नहीं है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जाता है, ये 2003 में जो जोड़ी गई थी ना,
बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, इसको BDMS से याद करिए, BDMS, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। मैंने ऐसे ही याद किया था, आप भी याद कर लीजिए। बोडो कहां पर है? असम के एरिया में है। डोंगरी कहां पर है? ये हिमाचल और कश्मीर का जो एरिया है वहां पर है, कश्मीर ऑब्लिक हिमाचल, ठीक है। कश्मीर और हिमाचल में डोंगरी है। मैथिली कहां पर है? मिथिलांचल जो आपका है बिहार में। और संथाली कहां है? झारखंड में। संथाल आपने सुना होगा, संथाल विद्रोह भी सुना होगा, ठीक है, झारखंड में। तो BDMS हो गया। टोटल अभी 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नवीं अनुसूची, ये पहले संविधान संशोधन से नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये अनुसूची जो है ना वो काफी विवादित अनुसूची रही कि इसमें जो कानून डाल दिया जाएगा, जो रूल कानून जो भी इसमें डाल दिया जाएगा, उस पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता। ये प्रोविजन था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर सर्वोच्च न्यायालय में काफी रिट हुई और फाइनली 2007 में एक निर्णय आया इसमें कि इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। ओके, 19 जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड ये नवी अनुसूची थी, और इसी वजह से इन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के परव्यू से बाहर रखा गया था। ओके, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम थे इस नवी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पहले संविधान संशोधन से आई थी नवी अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये 1985 में जोड़ी गई, और ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से रिलेटेड कानूनों का उल्लेख है। 11वीं में आते हैं। 11वीं और 12वीं मैंने बताया था। पंचायत, 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन, कब? 1992 में, ठीक है। तो ये स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड थी, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत से रिलेटेड। इसमें क्या पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियां, प्रावधान, जो मैंने बताया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, और 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची थी रूरल एरिया के बारे में, ग्रामीण एरिया के बारे में, वहां पर ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत की बात हुई, ठीक। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से 1992 में, ठीक है। ये नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, महानगर पालिकाएं कैसे मतलब इनका प्रशासन करा जाए, उसमें आपके काउंसलर्स जो पार्षद होते हैं, फिर मेयर, ये सारे ये कॉन्सेप्ट आया का 12वीं अनुसूची से। तो अनुसूचियां हो गई 1 से लेके 12 तक। 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई है। नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई है 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, दल बदल 52वें संविधान संशोधन से, और 11वीं, 12वीं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1992 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। तो हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला संविधान का विकास, विशेषताएं, प्रियम्बल एंड अनुसूचियां। ओके, अब हम संविधान के जो टॉपिक्स हैं ना, संघ और राज्य क्षेत्र, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता, उन पर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।